सुबह 6 बजे जब आँख खुली तो देखा जितिन बिस्तर पर नहीं है। सुबह जल्दी उठने की उसे आदत है, इसलिए इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं थी। आमतौर पर यदि उसके उठने तक बसप्पा नहीं आया रहता, यानी जिस दिन वह और दिनों के मुकाबले जल्दी उठ जाता है, मनीषा को वह नहीं जगाता, स्वयं चाय बनाकर पी लेता है। आत्मनिर्भर किस्म का जीव है वह। पर आज रात का उसका अति श्रांत मुख स्मरण करके मनीषा बिस्तर से उठ गई। मन में आया आज जितिन को अपने हाथ से चाय बनाकर पिला दे। कमरे से बाहर निकली तो देखा वह दफ्तर के कपड़े पहने पूरी तरह तैयार खाने के कमरे से निकल रहा है। जा रहे हो? हतप्रभ सी वह बोली। हाँ। चाय सब हो चुका। कहाँ जा रहे हो? फैक्ट्री। हाँ। क्या हो गया? स्ट्राइक? नहीं, ब्रेक डाउन। फिर बताऊंगा। आज कॉलेज तुम खुद चली जाना और वापसी में 4 बजे चाहिए ना गाड़ी। कहते कहते वह दरवाज़ा खोल बरामदे में निकल आया और पोर्टिको में खड़ी गाड़ी की ओर देखने लगा। नहीं, रहने देना, मनीषा ने कहा। मैं खुद आ जाऊंगी, तुम वैसे ही परेशान हो। अच्छा, उसने गाड़ी में बैठते हुए कहा और गाड़ी चल पड़ी। जतिन तो गया, अब क्यों ना आज जल्दी ही घर से निकल जाए। आजकल क्लास में जयशंकर प्रसाद पढ़ा रही है। कब से उस पर लाइब्रेरी जाकर 2-4 किताबें पढ़ने का विचार कर रही है। आज वही पूरा कर डाले। पर लाइब्रेरी खुलती है 9 बजे। तब जो मसाला घर पर पड़ा है उसे ही दोबारा पढ़कर कुछ नोट्स बना ले। उन्हें लेकर लाइब्रेरी जाएगी तो सुविधा रहेगी। अपने कमरे में जाकर उसने जयशंकर प्रसाद पर जमा तमाम टीका टिप्पणी निकाली और उसके अध्ययन करने का प्रयत्न करने लगी। कुछ देर बाद बसप्पा आकर चाय पास रख गया। चाय की चुस्कियां लेते लेते उसने 2-4 पंक्तियां कॉपी में रखी जरूर, पर उत्साह के साथ नहीं, और धीरे धीरे बिल्कुल ही अनमनस्मस्तक हो चली। कामायनी पढ़ रही होती तो शायद रस ले पाती, पर उसकी गूढ़ तार्किक मीमांसा उसे किसी तरह भी बांध नहीं पाई। आकाश में उड़ने वाले स्वच्छंद पंछी से कहा जाए आपसे आप आकर पिंजड़े में बंद हो जाए तो क्या वह होगा? वैसे ही तो इस समय उसका मन हो रहा है, पर क्यों इतनी स्फूर्ति उन्मुक्ति किस लिए? आज 4 बजे उसे गाड़ी नहीं लेने आएगी, जाने का इंतज़ाम भी स्वयं करना होगा। बस इतनी सी नूतनता उसमें इस वक्त इस वन्य गतिशीलता का संचार किए दे रही है। उसका संपूर्ण अस्तित्व नूतन की मांग कर बैठा है। क्यों ना आज कुछ किया जाए, रोज की दिनचर्या से सर्वथा भिन्न। उसने डायरी उठाकर देखना चाहा आज कौन कौन से पीरियड लेने हैं और कब तक फारिग हो सकेगी, तो कल के लिखे मधुकर के फ़ोन नंबर पर निगाह पड़ गई। क्यों ना उसे फ़ोन मिला डाले, उससे कहे आज गाड़ी नहीं आ रही, स्कूटर पर चल सकेगी। उसने तो पूछा नहीं था, मधुकर ने ही ज़बरदस्ती अपना नंबर लिखवा दिया था। तब मिला ले नंबर। वह देर तक सोचती रही पर उठी नहीं। यह उसके 2 वर्ष के घरेलूपन की सुदृढ़ता का लक्षण था कि तीव्र इच्छा के बावजूद वह उठी नहीं, बल्कि अपने को समझाने लगी कि जो मधुकर ने कल कौतुक में कह डाला था उसे गंभीरता से लेना सरासर नासमझी है। फ़ोन करेगी तो मधुकर उस पर हंसेगा ही। उसे शायद याद भी ना हो कि कल वह किसी को अपने स्कूटर पर बिठाने का निमंत्रण दे आया था। याद हो भी तो सोचने की बात यह है कि हो सकता है उसने यह निमंत्रण यह समझकर दिया हो कि वह अविवाहित है, अपनी हम उम्र अविवाहित लड़की से आकर्षित हो, या यूं ही छेड़खानी करने के इरादे से। कहीं चलने का निमंत्रण दे देना असंगत नहीं है, पर यह जानने पर कि वह विवाहित है, क्या उसकी दिलचस्पी कायम रह सकेगी? क्या वह यह महसूस नहीं करेगा कि कल जानबूझकर उसने उससे यह भेद छिपाए रखा था? अवश्य करेगा। छोड़ो मधुकर को, सुधा के साथ ही कोई प्रोग्राम बनाया जाए। पर क्या? 3 से 6 पिक्चर, फिर महात्मा गांधी रोड पर गपशप और कॉफ़ी। सोचकर ही उसे उबासी आ गई। सैकड़ों बार यही सब वह सुधा के साथ कर चुकी है, इसमें नया क्या है? छोड़ो यह भी। कोई भी योजना क्यों बनाई जाए? अभी कॉलेज चली जाती है, फिर देखा जाएगा, जो जैसा जिस समय मन में आएगा कर लेगी। फिर भी कॉलेज पहुंचकर आदतन उसने सुधा से यही कहा, चलती है 3 बजे पिक्चर। आज बृहस्पतिवार है, मैं 2 बजे ही फारिग हो जाऊंगी। आज नहीं होगा, सुधा ने कहा। आज फैकल्टी में अपने डीन डॉक्टर चंद्रशेखर का भाषण है, वहाँ जाना है। छोड़ो भी भाषण। नाना, छोड़ूं कैसे? जानती नहीं, डॉक्टर चंद्रशेखर मेरे आदर्श पुरुष हैं।
गोली मार आदर्श पुरुष को। ओ राम, अपने पति की दीर्घायु के लिए तो करवा चौथ का व्रत रखती है और मेरे आदर्श पुरुष को गोली मार रही है। कृत्रिम क्रोध से सुधा ने उसे फटकारा। यह क्या आदर्श पुरुष लगा रखी है, सीधा सीधा हीरो नहीं बोल सकती? सहसा मनीषा खींच से भड़कर बोल उठी। बोल सकती हूँ, सुधा ने भौहें ऊपर चढ़ाकर बोला। मुझे मालूम नहीं था तूने मातृभाषा छोड़ अंग्रेजी का वर्ण कर लिया है। मनीषा कुछ नहीं बोली। आज सुधा की बातें उसे हंसा नहीं खिजा रही थीं। सच, उसके बोलने का ढंग भी कितना घिसा पिटा हो चला है। तभी श्रीमती भटनागर वहाँ आ पहुँची। सुधा को घेर कर बोली, अरे भाई, उस दिन जो तुमने डोसे बनाने की विधि बतलाई थी, एक बार फिर तो बतलाना। उस दिन बनाए तो कुछ ठीक नहीं बने थे। उफ भगवान, मनीषा ने धीमे स्वर में कहा। सुधा ने सुना और हंस दी। बोली, देखा, घर हो या कॉलेज, नारी के जीवन में खाने पीने से अधिक महत्व की वस्तु और कोई नहीं। फिर श्रीमती भटनागर से बोली, मैं आकर सिखा दूंगी एक दिन, ऐसे नहीं बनेंगे। श्रीमती भटनागर धन्यवाद देकर चली गईं। सुधा और मनीषा क्लास की तरफ चल दी। चलते चलते सुधा ने कहा, मनीषा, यदि इस सब से तुझे अरुचि हो गई है तो ऐसा कर, नींद की गोलियां खाकर सो जा। जब उठेगी यही सब सुंदर लगने लगेगा। कहकर वह क्लास के अंदर घुस गई। मनीषा निर्णय नहीं कर पाई कि वह सिर्फ मजाक कर रही थी या गंभीरता से परामर्श दे रही थी। हाँ, इतना अवश्य समझ गई है कि आज कुछ होने वाला नहीं है। रोज़ की तरह दिन भी यूं ही कट जाएगा। थोड़ी देर में वह लाइब्रेरी जाकर आलोचना के मोटे मोटे ग्रंथ पढ़ेगी और उन्हें पढ़ते पढ़ते कामायनी में रस का अभाव खोजने में पूर्णतया सफल हो जाएगी। 2 बजे तक वह क्लास में उल्टा सीधा पढ़ाकर फारिग हो गई। फिर 2 घंटे लाइब्रेरी में सिर खपाती रही। अधिक नहीं तो काम चलाने लायक नोट्स भी तैयार कर लिए। 4 बजे वह बाहर निकल आई। इसलिए नहीं कि उसका काम पूरा हो गया था, बल्कि इसलिए कि और देर तक उन बोझिल ग्रंथों को पढ़ते रहना असंभव हो गया था। उसे लगा उसने अपने लिए गलत कैरियर चुन लिया है। पढ़ाती वह बुरा नहीं है, कभी कभी तो क्लास में इतना अच्छा बोलती है कि अपना वक्तव्य सुन आप अवाक रह जाती है। पर यह तभी होता है जब वह कोई अपनी बात कर रही हो। कठिनाई यह है कि उसकी कही बात को पढ़ लिख कर लड़कियां परीक्षा में पास नहीं हो सकती। मजबूरन स्वनाम धन्य भीमकाय आलोचकों की उतनी ही भीमकाय और नीरस पोथियां बाँचना आवश्यक हो जाता है। यही उससे नहीं होता। करती है पर ज़बरदस्ती। लगता है अच्छी शिक्षिका बनने के गुण उसमें विद्यमान नहीं है। अपने यहाँ अच्छा शिक्षक वही माना जाता है जिसके पास अपना सोचने कहने को कुछ ना हो, जो दूसरों को पढ़कर वर्ण अक्षर सहित याद रखने में जितना माहिर हो, रटे रटाए को नोट्स की भाषा में लिखवाने में उतना ही पारंगत। आखिर वह कॉलेज पढ़ाने आती ही क्यों है? सिर्फ इसलिए कि सुपात्र के अभाव में विवाह जल्दी ना हो पाने के कारण उसने हिंदी में एमए कर डाला था और अब सुपात्र के सानिध्य में उसके पास ढेर सारा फालतू समय बचा पड़ा रहता है। वह कहानियाँ भी तो लिखती है, घर पर बैठकर उन्हीं पर परिश्रम क्यों नहीं करती? बात यह है कि अपनी कहानियों से भी वह संतुष्ट नहीं है। जब भी लिखने बैठती है लगता है वह सोच सोच कर लिख रही है, प्रेरणा से बसीभूत होकर नहीं। लिखूंगी, उसने सोचा, एक दिन लिखूंगी कुछ कहानी, उपन्यास, निबंध या नाटक, कुछ ऐसा जो लिखकर मुझे आत्म संतुष्टि मिले, कुछ ऐसा जो मेरे भीतर यूं कुलबुलाता रहा हो कि बिना लिखे चैन ना आ रहा हो। कभी कभी वह सोचती है, चारों तरफ फैली इस सूनी बंजर ऊप से तो बेहतर है कि उसके साथ कोई भयंकर त्रासदी घट जाए, जिससे वह उसे शब्दों में सरस आकार तो दे सके। अभी तो कुछ लिखने बैठती है तो उस पर भी उसकी नीरस निष्क्रिया का बोझ लद जाता है। 4 बजे वह कॉलेज से फाटक से बाहर निकली तो देखा मधुकर सामने खड़ा हुआ है। हेलो, उसने देखते ही वह बोला। हेलो, उसने जायजा लेते हुए कहा, अपने स्वर से हर्ष या आश्चर्य कुछ भी प्रकट नहीं होने दिया। मैं इधर से जा रहा हूँ, सोचा आपके हालचाल पूछता चलूँ। तो पूछिए, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ, मनीषा ने कहा और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। क्लास समाप्त? हाँ। तब घर जा रही हैं? हाँ। गाड़ी अभी शायद नहीं आई। आज गाड़ी नहीं आ रही, देखा? मधुकर खुशी से चिल्ला उठा। मैं जान गया था आज आपकी गाड़ी नहीं आएगी।
तभी तो चला आया। आप तो कह रहे थे इधर से गुज़र रहे थे। गुज़रा तभी तो आया, उसने अप्रभित हुए बिना कहा। फिर कहा, चलिए छोड़ाऊँ आपको। क्यों बेकार परेशान होते हैं? मेरा घर आपके ठिकाने से बिल्कुल अलग रास्ते पर है। ठीक है, तब ऐसा करते हैं, आपको घर नहीं ले जाता। मेरे ठिकाने के पास एक बढ़िया कैफ़े है, वहीं बैठकर कॉफ़ी पियेंगे। क्यों, घर पहुंचने की जल्दी है क्या? उसे हिचकिचाते देख उसने पूछा। नहीं तो, उसने कहा, और फिर धीमे धीमे यह भी कह डाला, मेरे पति आज देर से घर लौटेंगे। तब तो ठीक ही है। हाँ, टिफ़नी की बजाय कहीं और जाना चाहें तो कहें, फ़ौरन हुक्म की तालीम होगी। हर्ष और आश्चर्य के साथ मनीषा ने देखा कि पति जैसे प्रकांड शब्द से वह तनिक भी नहीं घबराया है। कहीं भी चलिए, उसने कहा, जो भी जगह यहाँ से नज़दीक हो। बेकार पेट्रोल ज़ाया करने का क्या फ़ायदा? बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, मधुकर ने कहा। हम जहाँ भी हों, जो भी कर रहे हों, हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि देश में पेट्रोल की तंगी है। मनीषा हंस दी। भाषण रहने दीजिए, उसने कहा, चलिए टिफ़नी ही चलिए। वह स्कूटर पर बैठ गई तो उसने कहा, एक बात बताऊं? हाँ, वास्तव में यहाँ से सबसे नज़दीक कैफ़े टिफ़नी ही है। देश को छोड़िए, पेट्रोल खर्च करते समय मुझे अपनी जेब का भी ख्याल कर रखना पड़ता है। एक बार फिर दोनों मिलकर हंस दिए और इसी हंसी से स्कूटर पर बैठने की मनीषा की हल्की सी झिझक भी बह गई। टिफ़नी से जब वे उठे तो 7 बज रहे थे। इन 3 घंटों में उन दोनों में से कौन अधिक बोला, किसने अधिक सुना, इसका कोई ठीक रिकॉर्ड नहीं है। पर इतना कहा जाता है कि मनीषा इस बीच समझ गई है कि बोलने में मधुकर उससे आगे है, पीछे नहीं। छोटी छोटी बातें उसे वैसे ही उत्साहित कर देती हैं जैसे स्वयं उसे। टिफ़नी में बैठकर बाहर सड़क का दृश्य अच्छी तरह देखा जा सकता है। वहाँ पर गुलमोहर और अमलतास के फूलों से लदे फंदे पौधे देखकर वह कितना चंचल हो उठा है। लगता है, उसने कहा, मैं सही मौसम में बंगलूर आया हूँ। जहाँ देखो फूल ही फूल हैं। यही तो बात है, बंगलूर के लिए सभी मौसम सही मौसम है। पता है, यहाँ फूलों की एक प्रदर्शनी होती है 15 अगस्त को और दूसरी 26 जनवरी को। फिर कौन सा मौसम हुआ जब यहाँ फूल ना खिले हों? मनीषा ने उत्तेजित स्वर में कहा। कोई नहीं, मधुकर ने कहा। सचमुच 35 साल दिल्ली में रहकर मैंने बेकार बर्बाद कर डाले। रहने की जगह है तो बंगलूर। आप हमेशा से बंगलूर ही रहती आई हैं ना? नहीं, पहले बम्बई में थी। बम्बई भी रहने लायक अच्छी जगह है, उसने फ़ौरन कहा। नहीं, बिल्कुल बेकार। फिर भी दिल्ली से अच्छी रहती वहाँ रहता तो। मधुकर ने बात बीच में छोड़ दी, पर उसके चेहरे पर टिकी उसकी काली पुतलियाँ यूं आलोड़ित हो उठी जैसे बरसाती नदी में बाढ़ आ गई हो। मनीषा के लिए सहज बने रहना कठिन हो गया। फूल ही नहीं और सब कुछ भी है यहाँ, उसने बात को मोड़ते हुए कहा। मौसम, हवा, चौड़ी सड़कें, सफाई, नेक दिल लोग। एक बात का जिम्मा लेंगी? उसने बीच में कहा। किसका? मुझे बंगलूर दिखाने का। मैं? वह कुछ हिचकिचाई तो मधुकर ने कहा, नहीं तो सोचिए, अगर मैंने दिल्ली जाकर कहा बंगलूर में देखने लायक कुछ नहीं है तो आपकी कितनी बेइज्जती होगी। नहीं? मनीषा हंसकर रह गई। उस दिन शायद ही उन्होंने कोई काम की बात की हो। छोटी मोटी बेकार बातों में ही 3 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं चला। 7 बजे मनीषा की नज़र घड़ी पर पड़ी तो वह व्यस्त हो उठ खड़ी हुई। मुझे जाना चाहिए, उसने कहा। इतनी जल्दी? मधुकर चौंका। बहुत देर हो गई, मेरे पति इंतज़ार कर रहे होंगे। और पति की प्रतीक्षा कराना शास्त्रों में निषिद्ध है, मधुकर ने कहा। यह बात नहीं है, वह हल्की नाराज़गी से बोली। जितिन फिक्र कर रहे होंगे, रोज़ मैं 4 बजे घर पहुंच जाती हूं। तब चलिए आपको छोड़ाऊँ। नहीं, आप तकलीफ़ ना करें, मैं स्कूटर ले लूँगी। स्कूटर पर ही ले चलूँगा। मेरा मतलब भाड़े के स्कूटर से है। भाड़ा भी दे दीजिएगा। मनीषा और नाराज़ ना रह सकी। चुपचाप उसने उसके पीछे स्कूटर पर जा बैठी। संभल कर बैठिएगा, मैं स्कूटर ज़रा तेज़ चलाता हूँ। मनीषा ने उसकी कमर में बाँह डाल उसे थाम लिया। शोर करता स्कूटर द्रुत गति से चौड़ी सड़क पर दौड़ गया। संध्या की शीतल मंद पवन सहसा गतिशील हो उठी और सनसन करती उसके कानों में बजने लगी। फिर जैसे वह दोनों हवा पर सवार किसी अनुपम अनूठे गंतव्यहीन सफ़र पर चल पड़े। मनीषा की बाँह पर मधुकर की पीठ का हल्का सा स्पर्श था। बस इतना सा था दोनों का सामीप्य। वह भी वायु के वेग से इधर उधर छितराया हुआ।
वह उसके प्रति सचेत तक न थी। बंधनहीन वह अकेली दौड़ी चली जा रही थी समुद्र तट के छोरहीन फैलाव पर, हरे वन के अंतहीन सर्पीली पगडंडी पर, अकेली क्योंकि बंधन मुक्त। वरना उसके साथ साथ एक छाया और दौड़ रही थी जो उसके एकांकीपन के एहसास को मिटा दे रही थी। वह छाया किसकी है? इस समय देखने परखने की मनस्थिति में वह नहीं है। वह कुछ नहीं चाहती है सिवाय इसके कि वह दौड़ती जाए, दौड़ती जाए, दौड़ती जाए, तब तक जब तक क्षितिज को भेद कर आकाश में लुप्त न हो जाए। और तेज, उसने कहा, और तेज। उसके अपने कानों ने ही उसका कहा नहीं सुना। स्कूटर की खड़खड़ाहट और हवा की सनसनाहट उसे बीच में ही पी गई। फिर भी उसके साथी ने उसका आशय समझ लिया होगा, क्योंकि उसने पाया कि अब वह पहले से भी दूने बेग के साथ हवा का आलिंगन कर भाग रही है। बाहें फैलाकर उसने आसमान को अंक में भर लेना चाहा कि स्कूटर धक्के के साथ रुक गया। उसने पाया वहाँ न समुद्र का अछोर तट है, न वन की बल खाती पगडंडी। वह बंगलुरु के सर्वाधिक रेल पेल वाले व्यस्त महात्मा गांधी मार्ग पर खड़े हैं और मधुकर उससे पूछ रहा है, तो बताइए आपका घर है कहाँ? घर, उसने गहरे आश्चर्य के साथ दोहराया। दोहराते ही याद आया, ओह घर, उसने दोबारा कहा और हंस पड़ी। हम आपके घर के लिए चले थे, याद है? मधुकर ने कहा। हाँ, अशोका होटल जानते हैं, उसी की बगल में है, मनीषा ने कहा। इस बार स्कूटर जरा संभल कर दौड़ा और सीधा उसके घर के सामने जाकर रुका। लगता है आपके पति आ चुके हैं, मधुकर ने कहा। उसने देखा जितिन की गाड़ी बाहर पोर्टिको में खड़ी है। ओह, सचमुच बहुत देर हो गई। सुबह कॉलेज जाते समय जितिन से देर से लौटने के बारे में कुछ कहकर भी नहीं गई थी। वह अपने पर नाराज़ हो उठी। अच्छा, मैं चलता हूँ, मधुकर कह रहा था। नहीं, अंदर आइए ना, जितिन से मिलवा दूँ। आज ही? और क्या, यहाँ तक आए हैं तो मिलकर जाइए। आप कहती हैं तो चलिए। आपको देर कराने का गुस्सा मुझ पर ही उतरे। नहीं नहीं, गुस्सा किस बात का? हाँ, फिक्र अवश्य कर रहे होंगे। दोनों बैठक में पहुँच गए। साहब आ गए? मनीषा ने बसप्पा से पूछा। हाँ जी, उसने कहा, 1 घंटा हुआ। उसके स्वर का उलाहना स्पष्ट कर रहा था कि कम से कम उसे पति के लौट आने के 1 घंटे बाद लौटने का कायदा पसंद नहीं है। कहाँ हैं? उसने पूछा। खाकर सोया, बोला बहुत थका है। सोए हैं? अप्रभावित हो बोली। हाँ, सुबह सुबह इतना जल्दी गया, हमको मालूम ही नहीं था, बसप्पा ने बुदबुदाकर कहा। फिर बोला, आपके लिए चाय लाऊं? चाय पिएंगे? उसने यांत्रिक समान मधुकर से पूछा। वह उसके पास से हटकर कमरे के दूसरे कोने में जा पहुंचा था, शायद जानबूझकर। आपका घर बहुत सुंदर है, वहीं से उसने कहा। यह सब आपने किया है? उसने कमरे में बिखरी अनेक कलाकृतियों को हाथ के इशारे से समेटते हुए कहा। नहीं, जितेन ने। कलाकार हैं आपके पति? नहीं, फैक्ट्री के मैनेजर। कमाल है। क्यों फैक्ट्री का मैनेजर कला प्रेमी नहीं हो सकता? यह सब पसंद से खरीदी हुई वस्तुएं हैं, वाकई परखी हैं, उसने कहा। पर अब उसकी निगाह कमरे पर ना होकर मनीषा पर थी। उसने देखा और मुस्कुरा दी, पर उसका संकोच कम ना हुआ। कल जितिन की फैक्ट्री में ब्रेकडाउन हो गया था। मैसूर गए हुए थे, देर से आए, इसलिए थक कर सोए हैं। मधुकर बीच में बोल पड़ा। इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि मेरे आने पर सोए हुए इंसानों को चेताकर जगा देना होता है। आज ना सही, फिर कभी आया तो मिल लूँगा। वह दरवाजे की ओर बढ़ गया। मनीषा ने वहीं से हाथ जोड़ दिए। यही बेहतर है। दरवाजे पर पहुंचकर मधुकर सहसा मुड़ा, जैसे कोई अत्यंत आवश्यक बात याद आ गई हो। मुड़कर उसने कहा, हाँ सुनिए, आप यह पीला रंग मत पहना करिए, बैंगनी रंग आप पर अधिक फपता है। उस दिन बहुत सुंदर लग रही थी आप बैंगनी रंग में। कहकर वह चला गया। उसे लगा इस आदमी से एक बार और मिलना निहायत ज़रूरी हो गया है, बैंगनी रंग पहनकर, जिससे उसकी अंतिम स्मृति वह सुंदर समझकर रख सके। फिर अपने इस तर्कहीन विचार पर गुस्सा आया जो क्षण भर में जितिन पर जा उतरा। कमाल का आदमी है वह, इतनी देर करके घर लौटी है और पति साहब हैं जो कि आराम से मीठी नींद सो रहे हैं। क्या सोचा होगा मधुकर ने? यही कद्र है उसकी अपने घर में। उसका मन हुआ अभी जाकर जितिन को जगा दे और उससे पूछे क्यों उसे उसकी फिक्र नहीं की।
क्यों उसने नहीं सोचा उसका एक्सीडेंट भी हो सकता है। 3 घंटों में क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं हो गया। वह उठी और तेजी से अपने शयन कक्ष की ओर चल दी। खाना लगा दें, बीच में बसप्पा की आवाज़ आई। नहीं, उसने बिना रुके कहा और बेडरूम का दरवाज़ा खोलकर भीतर घुस गई। भीतर जाकर देखा, हल्की रोशनी और साफ सुथरी ठंडक के बीच बच्चों की सी मासूमियत चेहरे पर ओढ़े चौड़े पलंग पर जितिन निश्चिंत सोया पड़ा है। उसने दरवाज़ा धड़ाक से मारकर बंद कर दिया। जितिन की निंद्रा में तनिक भी व्याघात नहीं हुआ। उसने हाथ बढ़ाकर ट्यूबलाइट जला दी। कमरे में अशोभनीय प्रकाश फैल गया, पर जितिन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। जितिन, उसने पुकारा, जितिन। जितिन बेखबर सोता रहा। मनीषा जानती है, रोज़मर्रा का साधारण शोर उसकी नींद में खलल नहीं डाल सकता। केवल एक आवाज़ है जो गहरी से गहरी नींद से चौंका कर पल भर में उसे जगा दे सकती है, और वह है टेलीफोन की घंटी। पर टेलीफोन इस समय मौन मुनि की तरह खामोश है। हाँ, एक और तरीका है उसे जगाने का, हाथ बढ़ाकर उसकी बाँह थामना और ज़ोर से झकझोर देना। पर इस आक्रामक स्पर्श के लिए इस समय उसके हाथों ने उठने से बिल्कुल इनकार कर दिया। हार कर उसने दोनों बत्तियां बुझा दीं और बिना कपड़े बदले बिस्तर पर लेट गई। अंधकार के एकांत में उसका ध्यान जितिन से हटकर मधुकर की ओर मुड़ गया। एक बार फिर उसने अपने गालों पर ठंडी हवा के थपेड़े महसूस किए, कानों में आबाद दौड़ की सनसनाहट अनुभव की, और हथेली पर मधुकर की छाती का स्पर्श। उसके होंठ आत्मीयता से मुस्कुराए। काली पुतलियां प्रशंसा से चमकीं और यूं आबद्ध कर गईं कि अनायास उसने बाहें फैलाकर स्मृति में लहराई उसकी आकृति को समीप खींच लिया और अंक में भरकर सो गई। सुबह के शायद 5 बजे होंगे। वक्ष पर किसी के हाथ का स्पर्श पा वह जाग उठी। देखा हुआ जितिन की बाहों में घिरी हुई है। उसे अपने पर बेहद गुस्सा आया। क्यों ना वह हल्की से हल्की आहट पर जाग उठती है। वह जितिन के आलिंगन से छिटककर अलग हो बिस्तर के अंतिम छोर पर खिसक गई। मनीषा, जितिन ने धीमे से पुकारा। वह सांस रोककर पड़ी रही। मनीषा, उसने फिर पुकारा और उसके उत्तर की प्रतीक्षा किए बगैर उसे खींचकर छाती से लगा लिया। उसने कहा। वह उदासीन सी पड़ी रहे और सोने का नाटक करती रहे, पर कर नहीं पाई। बोली, जग गए? हाँ, जितिन ने कहा। रात आते ही सो गया। कितना थका था, बढ़िया नींद आई। भाग्यशाली हो, उसने कहा। जानते हो रात में कब वापस आई? नहीं, मैं तुम्हारे आने से पहले ही सो गया था। देखा था। उसका स्वर कटु हो आया। तुमने मुझे जगा क्यों ना लिया? दुकानें बंद हो चुकी थीं, इसलिए तुम्हें जगाने के लिए बम खरीदने की सुविधा नहीं थी। उसने व्यंग किया। जितिन खिलखिलाकर हंस पड़ा। इसमें हंसने की क्या बात है? वाह, इतनी मज़ेदार बात करती हो, फिर पूछती हो हंसे क्यों? अच्छा, एक बात बतलाओ, तुम्हें ज़रा भी ख्याल नहीं आया कि मुझे इतनी देर क्यों हो गई? मैंने सोचा कहीं पिक्चर विक्चर चली गई होगी। तुम्हें तनिक भी फिक्र नहीं हुई, आराम से सो गए। इतनी देर में कुछ भी हो सकता था, एक्सीडेंट या कोई बुरी घटना। कुछ हो गया था क्या? जितिन उठ बैठा। नहीं, तब मेरा फिक्र ना करना अच्छा ही हुआ ना, उसने हंसकर कहा और उसके होठों को चूम लिया। मनीषा होंठ भींचे रही, प्रत्युत्तर नहीं दिया। मुंह हटाकर बोली, जानना नहीं चाहते मैं कहाँ थी? जानना क्यों नहीं चाहता, कहाँ थी? मधुकर के साथ टिफ़नी में कॉफ़ी पी रही थी। मनीषा ने जैसे घोषणा की। अच्छा, जितिन ने कहा। सुधा कैसी है? क्या मतलब? मधुकर सुधा का पति है ना? जी नहीं, सुधा कुंवारी है। सॉरी मधुकर, मुझे याद नहीं। तुम उससे मिले ही नहीं। मैं भी पहली बार कल कॉलेज के जलसे में मिली थी। तब से तुम इतने व्यस्त हो कि बतलाने का समय ही नहीं मिला। हाँ, जितिन ने कहा। क्या करूं, फैक्ट्री में ज़बरदस्त ब्रेकडाउन था। आज मुझे घर छोड़ने आए थे तो तुमसे मिलाने अंदर बुला लिया था, पर तुम सो रहे थे। सॉरी, बहुत दिलचस्प आदमी हैं। मनीषा ने फिर घोषणा की। अच्छा, उसने कहा, अगली बार मिलो तो लेती आना। मुझे क्या उनसे मिलने के सिवा कोई काम नहीं है? मनीषा ने चिढ़कर कहा। जितिन ठठाकर हंस पड़ा। इसमें हंसने की क्या बात है? मनीषा और चिढ़ गई। कुछ नहीं, जितिन ने कहा। खुश हूँ इसलिए हंस दिया। मनीषा ने पूछना चाहा, खुश किस बात पर हो? पर जितिन ने मौका नहीं दिया। इस बार उसके होठों पर उसके मुंह का दबाव इतना क्लिष्ट था कि वह छटपटा कर रह गई। ना अपने को छुड़ा सकी और ना देर तक उसकी अवहेलना कर सकी। धीरे धीरे उसके होंठ जितिन के स्वसा वरोसी चुंबन के हाथ थाम बैठे।
उसकी बाहें जितिन के कठोर आलिंगन के कसाव को स्वीकार कर बैठीं और फिर उसके शरीर के असंख्य रोमकूप उसके मन मस्तिष्क से अलग छिटक कर पुलकित सिहरन से भर उठे। उसकी देह प्रेम के तर्कहीन व्यापार में लीन हो गई और उसका मस्तिष्क अनगिनत तर्कों में उलझा रहा। जितिन क्या अपना सारा भाव संवेग इन्हीं क्षणों के लिए बनाए रखता है? ना चाहते हुए भी दूसरा प्राणी आलोड़ित हुए बगैर नहीं रह सकता। इन क्षणों के रहते क्या कोई कह सकता है कि जितिन को मनीषा की आवश्यकता नहीं है? पर वह जानती है, प्रथम रात्रि से लेकर अब तक उसने उसे जीतने की भी कभी कोशिश नहीं की। उसने उसे मांगा है और पा लिया है बस। न कभी मीठी अंतरंजित प्रशंसा की है, न अनुराग के लिए मुनहार। प्रथम रात्रि ही क्या, विवाह से पहले भी उसने उसे जीतने के लिए क्या किया? उनका विवाह प्रेम की परिणति नहीं था, पर वह था एक सुविचारित व्यवस्था का वैधिक रूप, जिसका आयोजन उन्होंने स्वयं अपने माँ बाप के साथ मिलकर किया था। तब भी जितिन ने उसे मांगा था और मांगते ही पा लिया था। आखेट नहीं किया, प्रलोभन नहीं दिया, आग्रह तक नहीं किया। उसके ना मिलने की आशंका से तड़पा नहीं, मिलने की आशा से पुलकित नहीं हुआ, मिलने के लिए प्रतीक्षा तक नहीं की। सच तो यह है कि प्रतीक्षा मनीषा ने ही की थी। विवाह की बात चली तो वह मैनेजमेंट का कोई कोर्स करने अमेरिका चला गया था। वहाँ से लौटा पूरे 1 वर्ष बाद और तब तक उसके लिए प्रतीक्षा करती रही, आनंद विहीन प्रतीक्षा। वह साहित्य की विद्यार्थी रही है। कितने आख्यानों उपन्यासों में उसने प्रेम की व्याख्या पढ़ी है। जितिन के आलिंगन से रोमांचित अपनी देह को नकार कर वह सोचती है कैसा होता है वह प्रेम, जिसमें पढ़कर मनुष्य अपने अस्तित्व को भुला बैठता है, बड़े से बड़ा आत्मत्याग करने को तत्पर हो जाता है, एक साधारण से मनुष्य को जीतने में अपनी आत्मा को उत्सर्ग कर देता है, जीतकर संपूर्ण जीवन को सार्थक अनुभव करता है। जितना उन्मत्त जितिन का आलिंगन और उसका अपना आवेग होता, उतना ही गहरा उसका संतोष और उतनी ही मरुस्थली उसकी पिपासा। जितिन से इस बारे में उसने कभी कुछ नहीं कहा, कहती भी कैसे। इस विवाह का उत्तरदायित्व जितना जितिन पर था उतना ही उस पर भी। उसने भी तो उसे जीतने के लिए कुछ नहीं किया था, पर वह इस जन्मजात भुलावे से छुटकारा नहीं पा सकी थी। ये जीतने का काम पुरुष का है और जीते जाने का काम स्त्री का। जितिन को दोष भी क्या दे, बिना बतलाए वह क्या कोई भी कैसे जान सकेगा कि आनंद रतिक से उस आत्मविभोर दिखने वाले क्षणों में उसकी आत्मा अनाप्लावित हो रही है। और आज जब ठीक उसी क्षण उसे मधुकर की भाव प्रवण काली पुतलियां याद आ गई हों, तब